हेलो, नमस्कार साथियों। आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज का जो सेशन आप सभी साथियों के सामने रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के सेशन में राजस्थान के बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप जरूर जवाब दे दीजिएगा। स्क्रीन पर आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के उपनाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राजवान, राजकुमार, मरुवाड़, रायथान। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्षमा चाहता हूं, मैं आज देरी से हो गया था। 1 घंटे देरी से मैंने क्लास स्टार्ट की थी, इसके लिए आप सभी साथियों से क्षमा चाहते हैं। चलिए, राजस्थान के उपनाम निम्नलिखित में से कौन सा है। राजवान, राजकुमार, मरुवाड़, रायथान। जल्दी से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहां पर आपने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के उपनाम कौन कौन से हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में लग सकता है। आप पढ़ के चले जाना, अच्छी तरह से याद कर लेना। राजस्थान के उपनाम की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 आता है मरुकांतर। राजस्थान को मरुकांतर कहा जाता है। राजस्थान को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को मरु भी कहा जाता था। तो मरु प्रदेश और मरु। राजस्थान को मरुवार के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान को राजस्थान के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान को रजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। और राजस्थान को राजस्थान भी कहा जाता था। और राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता था। तो राजस्थान के उपनाम जो आपके सामने एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे उपनाम मैंने आपके सामने एक साथ दर्शा दिए। उम्मीद तो करता हूं आप सभी साथियों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इसके उपनाम की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें से सबसे नंबर 1 मरुकांतर। नंबर 2 की बात करता हूं तो मरु प्रदेश कहते हैं। मरुवार के नाम से जानते हैं। राजस्थान के नाम से जानते हैं। रजवाड़ा के नाम से जानते हैं। राजस्थान के नाम से जानते हैं। और राजपूताना के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य में हमारे प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उच्चारण किया गया है। यानी वाल्मीकि का जो ग्रंथ है कृत रामायण महाकाव्य में राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को किस नाम से जाना गया है। ऑप्शन दे रखा है, क्या राजपूताना कहा जाता था, क्या रजवाड़ा कहा जाता था, क्या मरुकांतर कहा जाता था, क्या रायथान कहा जाता था। हाँ भाई, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। हाँ भाई, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिएगा। अर्जुन सैनी जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भैया बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा साथियों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि जिनको भी आंसर आ रहा है बिल्कुल रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य में हमारे प्रदेश को किस नाम से जाना गया था। तो बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन राइट क्या है। दोस्तों देखिए, यहां पर एक एक चीज मैंने आपको यहां पर लिख दी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनने वाला है वो सारा का सारा आपके सामने स्क्रीन पर मैंने छाप दिया है। वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। नंबर 1 बात क्लियर हो गई। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख है, जिससे राजस्थानी द्वितीय शब्द उत्कीर्ण है। अगर हम बसंतगढ़ शिलालेख की बात करते हैं जो सिरोही के अंदर है, वहां पर राजस्थान शब्द के बारे में हमें तो जानकारी तो मिलती है, लेकिन वहां पर उस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय कहा गया है। क्या उच्चारण है, राजस्थानी द्वितीय कहा गया है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। मुहणोत नैणसी की ख्यात एवं राज रूपक नामक ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी मुहणोत नैणसी की अगर अपन बात करते हैं और उनकी ख्यात और राज रूपक नामक ग्रंथ में भी इस भौतिक प्रदेश को राजस्थान नाम से पुकारा गया है। राजपूत काल और मध्य काल में यहाँ राजपूत राजाओं ने शासन किया था, इसलिए इस प्रदेश को राजपूताना प्रदेश भी कहा जाता है। अच्छा, इस प्रदेश को राजपूताना प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब है कि राजपूत काल और मध्य काल के अंदर इस प्रदेश के अंदर
राजपूत राजाओं ने शासन किया था। कौन से राजाओं ने शासन किया था? राजपूत राजाओं ने शासन किया था, इसलिए इस प्रदेश को राजपुताना के नाम से भी जाना जाता है। और क्या जानकारी है? राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब अपन बड़े लेवल का पेपर देते हैं, जैसे सीईटी का पेपर दे रहे हैं, अब हम पटवार का पेपर दे रहे हैं, वीडियो का पेपर दे रहे हैं, आरएस का पेपर दे रहे हैं, तो वहां ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था और अंग्रेजी शासन काल में राजपुताना के नाम से जाना गया था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर राजपूत के रजवाड़े रहते थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें राजपुताना के नाम से पुकारते थे। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के लिए 3 शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया था। उसमें एक रजवाड़ा भी लिखा गया था, उसमें राजस्थान भी लिखा गया था और उसी में राजस्थान भी लिखा गया था। यानी कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें राजस्थान वाले इस भौतिक प्रदेश के लिए 3 शब्दों का उच्चारण किया था, जिसमें एक रजवाड़ा नाम मिला था, राजस्थान नाम मिला था और राजस्थान मिला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दूसरे चरण के एकीकरण की प्रक्रिया 25 मार्च 1948 से शुरू हुई थी और पूर्व राजस्थान संघ में भी राजस्थान के नाम का उच्चारण हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश को राजस्थान नाम से पुकारा गया था। यानी राजस्थान का नाम वास्तविक राजस्थान के रूप में 26 जनवरी 1950 को रखा था। फिर चौथे चरण के एकीकरण यानी 30 मार्च 1949 को वहद राजस्थान नाम का प्रयोग किया गया था। एकीकरण के अधिकांश कार्य 30 मार्च को संपन्न होने के कारण ही प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एग्जाम में बनने वाली थी और वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। राजेंद्र जी जहांगीर हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। हाँ भाई, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का ये जो भौतिक प्रदेश है और इस भौतिक प्रदेश के क्या क्या उपनाम हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक बार इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहां बात मैं करता हूं मरोवाड़ या मारवाड़। ये जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको मरोवाड़ या मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं कि योद्धे वाला जो क्षेत्र है, श्री गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र है वो योद्धे के नाम से जाना जाता है। जांगल या जांगल प्रदेश, बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है या बीकानेर का जो उत्तरी भाग होता है उसे जांगल या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मांड या वल या दुंगल, ये जो क्षेत्र है ये जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे मांड कहा जाता था या वल कहा जाता था या दुंगल कहा जाता था। इसी प्रकार अगर बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको मालानी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं पाली और सिरोही और जालोर, ये पाली, सिरोही और जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान का उसको गढ़वाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जाबालीपुर के नाम से जाना जाता है या जालपुर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं सिरोही और आबू का क्षेत्र, सिरोही और आबू के आसपास का जो क्षेत्र है वो या तो अर्बुद के नाम से जाना जाता है या फिर चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं साथियों नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान का वो अही छत्रपुर के नाम से प्रारंभ में जाना जाता था। अगर मैं बात करता हूं उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था या प्रगभाट के नाम से जाना जाता है या मेतपाट के नाम से जाना जाता था। अगर बात करते हैं चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है वो शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। वही अगर अपन बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है वो वारगट या वागवाहर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के जो पुराने समय के अंदर ये जो क्षेत्र थे वो किस नाम से जाने जाते थे वो भी सारी की सारी प्रक्रिया है वो कंटिन्यू मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। हाँ भैया, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से देख लीजिएगा क्योंकि यहां से मैं बता रहा हूं आपको फैक्ट जानकारी बता रहा हूं कि भैया एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा। आप चाहो तो लिखित में लिख लेना, आप चाहो तो सीटी का पेपर देना, राजस्थान पुलिस का देना, वीडियो का देना, पटवार का देना, कोई भी पेपर देना, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनता है।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर अपन बात करते हैं प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, हाँ भाई, अगर दोस्तों बात करते हैं प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वही अगर अपन बात करते हैं कि ऊपरमाल, बिजोलिया और बेसरोगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, बिजोलिया और बेसरोगढ़ के आसपास का क्षेत्र है राजस्थान में, वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये वाला जो क्षेत्र है वो सूरसेन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सीकर, झुंझुनू और चूरू के आसपास का जो क्षेत्र है वो शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते अजमेर व दिवेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और जयपुर रियासत वाला जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। अलवर जिला और उसका जो उत्तरी भाग है अधिकांश, वो मेवात के नाम से जाना जाता था। मेव जनजाति यहाँ पर बहुत ज्यादा निवास करती थी। कोटा संभाग पूरा का पूरा हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। अलवर जिले का जो क्षेत्र है वो कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी जिलों और चंबल के सहायक नदियों का जहां जहां क्षेत्र है वो सारा का सारा क्षेत्र डांग के नाम से जाना जाता है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, ये वाला जो क्षेत्र है मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और प्रतापगढ़ और झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र को मालव प्रदेश के नाम से भी जानते थे। तो ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके वर्तमान में जो प्राचीन काल के अंदर जो नाम थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में फैक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। चलते साथियों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। हाँ भाई, अब दोस्तों यहां से देखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पक्का एग्जाम में लगता है, इसलिए मैंने चाहा कि भाई क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं तो होने वाले हैं, तो एक ही प्रश्न में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दे दिया जाए ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच का मामूली सा नाम मात्र शुल्क है, लेकिन वहां इस तरह का कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी भी किताब को उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो क्वेश्चन देखकर राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरह से बनता है। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार की अगर अपन बात करते हैं तो यहां अपन बात करते हैं अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरी दृष्टि की अगर मैं बात करता हूं तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि यहां पर अगर मैं अक्षांश स्थिति की बात करता हूं हमारे राजस्थान की तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी स्थिति की मैं बात करूं हमारे राजस्थान की तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों विश्व मानचित्र की अगर मैं बात करता हूं, पूरे विश्व के मानचित्र पर राजस्थान उत्तर पूर्व की ओर ईशान कोण पर स्थित है। यानी पूरे विश्व की बात करता हूं तो पूरे विश्व के मानचित्र पर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व की ओर ईशान कोण पर स्थित है। और भारत के मानचित्र की बात करता हूं तो उत्तर पश्चिम की ओर वाक्य कोण पर है। भारत के मानचित्र की बात करता हूं तो इस पर राजस्थान की जो स्थिति है वो वाक्य कोण पर है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान का विस्तार अक्षांश रेखा पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि राजस्थान का अगर पूर्वी देशांतर का विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यहां से भी क्वेश्चन फैक्ट बनने वाला होगा। दोस्तों राजस्थान का अक्षांश से विस्तार का जो अंतर है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, और इसी प्रकार देशांतरी विस्तार के अंतर की अगर मैं बात करता हूं तो 8 डिग्री 47 मिनट है। एक बार जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट जानकारी एग्जाम में बनने वाली जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों राजस्थान की स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान की स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो अगर राजस्थान देशांतर स्थिति की बात करता हूं तो वहां पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व मानचित्र पर उत्तर पूर्व की ओर ईशान कोण बनाते हुए राजस्थान की स्थिति है। और इसी प्रकार भारत के मानचित्र की बात करता हूं तो उत्तर पश्चिम में वाक्य कोण बना रहा है। राजस्थान का विस्तार अक्षांश रेखा पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और राजस्थान का अगर देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। और राजस्थान का अक्षांश से विस्तार का जो अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट है, और देशांतरी विस्तार का अंतर की अगर मैं बात करता हूं तो 8 डिग्री 47 मिनट है। आगे चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान का क्षेत्रफल। दोस्तों यहां से कई बार एक फैक्ट ऑफ जानकारी एग्जाम में बनने वाली है। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और अगर कई बार क्षेत्रफल वर्ग मील में आ जाए तो ध्यान रखना 1,32,140 वर्ग मील है। कितना है वर्ग मील में अगर पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 50 जिले हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 10 संभाग है और 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर राजस्थान को पूरा डिवाइड किया गया है। राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या की मैं बात करता हूं तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6,85,48,437 है। ठीक है भैया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को खे श्रेणी का दर्जा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि मैं वही जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जामिनर के नजर में रहती है और एग्जाम में वो कई बार क्वेश्चन टाइप करता है। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो जल्दी से यस लिखो। यहां तक सभी साथियों के अगर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो आप जल्दी से यस लिख दीजिएगा। सभी क्लियर हो चुका है? चले भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट आ रहा हमारे पास में कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम राजपूताना की जगह राजस्थान रखा गया था। यानी 26 जनवरी 1950 का दिन था। इससे पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था, राजपूताना बदल दिया गया और राजस्थान रखा गया था। रेड क्लिफ के बारे में भी राजस्थान की स्थिति बात करते हैं तो ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ का संस्थापक सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ को माना जाता है। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ रेखा की भारत के अंदर जो कुल लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा 3 राज्य से गुजरती है। उसमें से अगर मैं बात करता हूं तो लद्दाख लेह, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, पंजाब के चंडीगढ़ से, राजस्थान, गुजरात के गांधीनगर से गुजरती है। ये प्रमुख रूप से मतलब रेड क्लिफ जो रेखा है वो कहां कहां से गुजरती है उन जगहों के नाम मैंने आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़कर आपको सुना दिए हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं साथियों जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। चलते हैं साथियों आगे की तरफ। आगे लिखा गया साथियों जिलों के गठन पुनर्गठन होने से पहले अगर अपन बात करते हैं तो जिलों के पुनर्गठन होने पर अब रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। दोस्तों हालांकि ऑथेंटिक सोर्स आना भी बाकी है क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी की कंप्लीट डिटेल जनगणना होने पर आ जाएगी तो और हो सकता है कि इसमें कोई संशोधन हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये आपको 6 जिले याद रखने हैं। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा वर्तमान में राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। उसमें से एक आता है श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी सबसे कम स्पर्श करती है सीमा। ठीक है, कितना स्पर्श करती है अभी ये तय नहीं हो पाया है। जैसलमेर सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा को स्पर्श कर रहा है और यहां पर आ रहा है बाड़मेर। अब दोस्तों यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। नोट नए जिलों के गठन होने के बाद नोक तहसील फलोदी के 2 राजस्व ग्राम मालासर और रायचंदवाला की सीमा रेड क्लिफ सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है। इसलिए मैंने यहां पर आपको फलोदी लिखा और मैंने लिखा बहुत कम स्पर्श करती है, बहुत ही कम स्पर्श करती है। क्लियर हो चुका है भाई? हाँ भाई, जानकारी सभी को अच्छी लगी है तो यस लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ये 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार बात करते हैं
कि राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से? गंगानगर जो पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। बाड़मेर की बात करता हूं तो पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ भी स्पर्श है और अंतरराज्यीय सीमा के साथ भी स्पर्श है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि गंगानगर जो है पाकिस्तान को स्पर्श करता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और पंजाब को स्पर्श करता है अंतरराज्यीय सीमा पर। इसी प्रकार बाड़मेर पाकिस्तान को स्पर्श करता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और गुजरात को स्पर्श करता है अंतरराज्यीय सीमा पर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है अनूपगढ़ है। कौन सा है साथियों? अनूपगढ़ है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर अगर जिला मुख्यालय की बात करूं तो हमेशा याद रखना है बीकानेर। क्या याद रखना है? बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के दो संभाग स्थित है। वो दो संभाग कौन कौन से? यहां से भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन सकता है। जोधपुर और बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के दो संभाग हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते साथियों, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा का साझा करते हैं। पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं वो राजस्थान की सीमा के साथ साझा होते हैं। वो 9 जिले कौन कौन से हैं? उसमें है बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, गौटंकी, सुकुर, खेरपुर, संधर, उमरकोट, थारपाकर। ये पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा का साझा कर रहे हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की अगर कुल लंबाई की बात करता हूं तो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई की बात करता हूं तो 4850 किलोमीटर है और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करता हूं तो 1070 किलोमीटर है। हाँ भाई, यहां तक सभी को याद हो गया है क्या? यहां तक सभी साथियों को याद हो गया है तो यस लिखो भाई, क्योंकि देखो अब एग्जाम आने वाले हैं और अब आपको थोड़ा डिटेल से भी पढ़ना पड़ेगा। सभी को याद हो गया भैया? चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल का उत्खनन काल असंगत है? यहां पर बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सा एक पुरातात्विक स्थल है जिसका जो उत्खनन काल है वो असंगत है? आहड़ 1954, बागोर 1967 से 1969, बालाथल 1983 और रंगमहल की अगर बात करता हूं तो 1952-54। बताओ भैया इसमें से असंगत कौन सा होगा? जल्दी से रिप्लाई करो, इसमें से असंगत कौन सा होगा? रिप्लाई कीजिएगा। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई यहां देखो दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं कि आहड़ का उत्खनन 1954 में हुआ था, ये बात तो सत्य है, ये तो अपने पास बिल्कुल राइट है भैया। बागोर की बात करते हैं तो इसका उत्खनन कार्य 1967 से 1969 में हुआ था, ये बात भी सत्य है। अगर बात करता हूं रंगमहल का तो इसका उत्खनन कार्य भी 1952 से 56 में हुआ था, ये बात भी क्या हो गया साथियों? सत्य। बट ये गलत है, तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट कर देना होगा। यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट कर देना होगा। ठीक है भाई, चलो भाई डिटेल से जानकारी मैं आपको दे देता हूं। बालातल सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो 1983 में नहीं होकर 1993 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट ऑफ जानकारी आपके सामने मैंने लिख दी है कि बालाथल जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था 1983 में ना होकर 1993 में हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? आगे लिखा गया है, इसका जो खोज करता थे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इस सभ्यता के बारे में खोज कब की थी? 1979 में की थी। और इसका उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था? 1993 में शुरू हुआ था। उदयपुर के अंदर ये बनास नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ये एक प्रकार से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है साथियों, और ये लगभग 3000 से 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहां पर पशुपालन, कृषि, शिकार के अवशेष प्राप्त हुए थे। तांबे के आभूषण, कर्ण, फूल, हार व मरण मूर्तियां भी यहां से मिली थी। यानी अगर मैं बात करता हूं कि बालाथल सभ्यता से हमें क्या क्या मिला है, तो बालाथल सभ्यता की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से तांबे के आभूषण मिले, कर्ण, फूल व हार मिला और मरण मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई थी। यहां से 2री सदी की ताम्रपत्र की स्वर्ण मुद्राएं भी हमें यहां से मिलती है।
यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर लोहे गलाने की 5 प्रमुख भट्टियां भी हमें प्राप्त हुई थी। हाथ से बना कपड़े का एक टुकड़ा भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था। बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिएगा भैया, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है भैया। पढ़ लिया, आगे चलते भैया। जयपुर रियासत के में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? यानी जयपुर रियासत में निम्नलिखित में से कौन से सिक्के चलते थे? गुमान शाही, गज शाही, राव शाही या मोहम्मद शाही? जवाब करे भाई, जल्दी से जवाब करे कि जयपुर रियासत में किस प्रकार के सिक्के चलते थे? जयपुर रियासत में किस प्रकार के सिक्के चलते थे? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल यहां परफेक्ट जानकारी आपको मिल चुकी है। जयपुर रियासत में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, तो हमें यहां पर राइट करना होगा। बिल्कुल, अब दोस्तों देखिए, मैं आपके सामने सारे के सारे सिक्के आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं, प्राचीन भारत में चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जाते थे। यूनानियों के आने से पहले भारत में आहत के सिक्के चलते थे। यानी आहत के जो सिक्के चलते थे यूनानियों के आने से पहले ही भारत में चलते थे, जिसे ठप्पा मारकर बनाया जाता था और इन पर पशु पक्षी या पेड़ का चिन्ह होता था। इन्हीं सिक्कों को प्राचीन साहित्य में पर्णधरण या कर्षापण कहा जाने लगा। राजस्थान में निम्न स्थानों पर पंचमार्क के सिक्के प्राप्त होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राजस्थान में पंचमार्क के सिक्के निम्नलिखित में से कौन कौन सी जगह पर प्राप्त होते हैं? एक तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना, रेड टॉक के अंदर है, विराटनगर जयपुर में है, इस्माइलपुर सांबर जसवंतपुरा जयपुर में, नगरी चित्तौड़ के अंदर, नौह भरतपुर में और गुरारा सिक्कर, यहां पर पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए। ये जो जगह है यहां पर राजस्थान के अंदर पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के जाना, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी। हो गया भाई, क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते साथियों। राजस्थान की रियासतों के समय जो सिक्के प्रचलित थे उनकी बात करते हैं। तो जयपुर रियासत की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जाड़ शाही सिक्का और मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। कोटा रियासत की बात करता हूं तो यहां पर गुमान शाही सिक्का चलता था। बीकानेर रियासत की बात करता हूं तो यहां पर गजशाही सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के चलते थे? गजशाही सिक्के चलते थे। और जोधपुर रियासत की बात करता हूं तो यहां पर विजयशाही, भीमशाही और लल्लूलिया डब्बूशाही नामक सिक्के चलते थे। पढ़ लो भैया एक बार अच्छी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन की जानकारी मैं आपके सामने रेगुलर रखने का प्रयास कर रहा हूं। राजस्थान की रियासत के समय प्रचलित सिक्के कौन कौन से थे? तो जयपुर रियासत की बात करता हूं तो इसमें जाड़ शाही और मोहम्मद शाही सिक्के चलते थे। कोटा रियासत की बात करता हूं तो गुमान शाही सिक्के चलते थे। बीकानेर रियासत की बात करता हूं तो गजशाही सिक्के चलते थे। और जोधपुर रियासत की बात करता हूं तो विजयशाही, भीमशाही, लल्लूलिया और डब्बूशाही सिक्के चलते थे। इसी प्रकार उदयपुर रियासत की मैं बात करता हूं तो यहां पर उदयशाही नामक सिक्के चलते थे। झालावाड़ रियासत की बात करता हूं तो मदन शाही नामक सिक्के चलते थे। और मेवाड़ रियासत की बात करता हूं तो स्वरूप शाही या चांदोड़ी डीगला नामक सिक्के चलते थे। जैसलमेर रियासत की बात करता हूं तो अखे शाही या डोडिया नामक सिक्के चलते थे। अलवर रियासत की मैं बात करता हूं तो रावशाही सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के चलते थे? रावशाही सिक्के चलते थे। नोट करते जाओ भाई, जल्दी से नोट करते जाओ, जल्दी से नोट करते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूं। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट लेवल 1, लेवल 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट कोर्स है, बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेगा। हाँ देखिए, अभी तक जहां तक जानकारी है वहां तक तो चंचल जी पीटीटी का पेपर 9 जून को है, लेकिन प्रस्तावित होगा कि पेपर पोस्टपोन जरूर होगा, पोस्टपोन हो जाएगा पेपर, क्योंकि 9 जून को नहीं हो पाएगा। 9 जून को ऑलरेडी राजस्थान के अंदर पेपर है तो नहीं हो पाएगा, है ना, पोस्टपोन हो जाएगा। जैसे देखो अगर डेट पोस्टपोन हो जाएगी तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा।
देखो बहुत सारे यूट्यूबर कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन फैक्ट जानकारी जैसे आएगी मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे दूंगा, ठीक है। कभी मैं फर्जी बात कभी नहीं करता हूं, आपने कभी भी देखा होगा मैं कोई फर्जी बात नहीं करता हूं। जो भी जानकारी दूंगा फैक्ट दूंगा। तो आपको 9 जून के हिसाब से प्रिपेयर रहना है पहले नंबर, क्योंकि भाई बोर्ड की जो तारीख अनाउंस हो चुका है, उन्होंने 9 जून डिसाइड किया तो 9 जून को है। 9 जून को नहीं होगा तो 1-2 दिन में जानकारी आ जाएगी, वैसे पेपर पोस्टपोन होने के पूरा पूरा चांस है। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की अगर मैं बात करता हूं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की बात करता हूं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर जो सिक्के चलते हैं वो है सालिम शाही सिक्के। कौन से सिक्के चलते हैं? सालिम शाही सिक्के चलते हैं। वही अगर बात करता हूं शाहपुरा रियासत की, तो शाहपुरा रियासत में गयारह संधिया नामक सिक्के चलते थे। अगर मैं बात करता हूं सलुम्बर रियासत की, तो वहां पदम शाही नामक सिक्के चलते थे। बूंदी रियासत की मैं बात करता हूं तो कटार शाही, राम शाही, ग्यारह देखो 11 सन्ना और वहां 11 सदिया, ये दोनों अलग अलग प्रकार के सिक्के, ठीक है, ये सिक्के चलते थे। कहां पर? बूंदी रियासत में। ये भी अच्छी तरह से पढ़ लो भाई, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पढ़ लीजिएगा। हाँ भाई सभी ने पढ़ लिया अच्छी तरह से, हो गया क्लियर? चलते हैं आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी रियासत ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? ऐसी कौन सी रियासत है जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भाई, ऐसी कौन सी रियासत है जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? हाँ भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी रियासत है जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? जयपुर, जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। आहा, ये तो सभी देने वाली है। इन्होंने तो सबने साथ दिया था, इन्होंने सबने तो क्या दिया था? साथ दिया था। तो यहां पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हम राइट करेंगे साथियों इनमें से कोई नहीं। किसको राइट करेंगे? इनमें से कोई नहीं। चलो भाई अब जानकारी आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो निम्न रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, अब पढ़ लेते हैं कि वो रियासत कौन कौन सी है। दोस्तों बात करते हैं जयपुर रियासत। बिल्कुल जयपुर रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। राम सिंह द्वितीय इस समय यहां पर इस रियासत के तत्कालीन शासक थे। कोटा रियासत की बात करते हैं तो इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और उस समय राव राम सिंह यहां के प्रमुख शासक थे। अलवर रियासत की बात करते हैं तो इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। विनय सिंह तत्कालीन यहाँ के शासक थे। अगर करौली रियासत की मैं बात करता हूं तो मदन पाल जी यहाँ के वर्तमान वो शासक थे, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। धौलपुर रियासत की मैं बात करता हूं तो भगवंत सिंह जी यहाँ के शासक थे और उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। टोंक रियासत की बात करता हूं तो यहां पर नवाब वजीर खां जी थे और इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 क्रांति के समय। भरतपुर रियासत की मैं बात करता हूं तो यहां के शासक थे जसवंत सिंह जी, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। बीकानेर रियासत की मैं बात करता हूं तो सरदार सिंह जी थे और इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। जोधपुर रियासत की बात करता हूं तो यहाँ के तत्कालीन शासक थे तख्त सिंह और इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 क्रांति में। उदयपुर रियासत की मैं बात करता हूं तो यहाँ के शासक थे राणा स्वरूप सिंह जी और इन्होंने भी तत्कालीन समय में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये जो रियासतें थी इन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का भरपूर तरीके से समर्थन लिया था। बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी को, पढ़ लीजिए क्योंकि फैक्ट ऑफ जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। भाई देखो हायर लेवल की अगर आप तैयारी करने चाहते हो ना तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इसी प्रकार के हायर लेवल की तैयारी कराई जा रही है। आप एक बार ज्वाइन करके देखें, एक बार पढ़ के देखें, बिल्कुल हाई लेवल का बैच आपको मिलेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, नसीराबाद में 1857 की क्रांति कौन से समय हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति हमें पता है कि राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी?
जवाब दीजिएगा साथियों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो। हाँ भाई, आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से जवाब कीजिएगा। चलो भाई, नहीं आ रहा है। हाँ भाई, सभी साथियों ने रिप्लाई कर दिया है। चलो भाई, नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। चलिए भैया, फैक्ट ऑफ जानकारी, 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले नसीराबाद में होती है, राजस्थान के अंदर, 28 मई 1857 को। उसके बाद नीमच में होती है 3 जून 1857 को। उसके बाद एरिनपुरा छावनी पर होती है 23 अगस्त 1857 को। उसके बाद बिठोड़ा में होती है 8 सितंबर 1857 को। चेलावास में होती है 18 सितंबर 1857 को। और उसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं कोटा के अंदर, कोटा की अगर मैं बात करता हूं तो 15 अक्टूबर 1857 को। टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो 3 जून 1857 को। और आउवा के अंदर सबसे लेट 20 जनवरी 1858 को। ये 1857 की क्रांति कहां पर हुई थी, कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, सीधा आता है कि मिलान कीजिए, सुमेलिखित कीजिए, रट लीजिए। मैं कहता हूं रट लीजिए, ये क्वेश्चन फैक्ट है, बिल्कुल आएगा। आरएस का जब पेपर होता है तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मिलान करने वाले, और मिलान करने वाले में ये क्वेश्चन उठकर आ जाता है, यहां से ये फैक्ट जानकारी है, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति निम्न जगह शुरू हुई थी। नसीराबाद 28 मई 1857 को, नीमच 3 जून 1857 को, एरिनपुरा की बात करते हैं तो 23 अगस्त 1857 को, और बिठोड़ा की बात करते हैं 8 सितंबर 1857 को, चेलावास की बात करते हैं 18 सितंबर 1857 को, आउवा की बात करते हैं 20 जनवरी 1858 को, कोटा की बात करते हैं 15 अक्टूबर 1857 को, टॉक की बात करते हैं 3 जून 1857 को। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को? सभी क्लियर हो गया है? चलते भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मेला असंगत है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने क्विज के रूप में है, आप इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। साथियों, अगली क्लास का समय हो चुका है रीजनिंग का, तो अगली क्लास में आप सभी के सामने रीजनिंग के लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल आप सभी साथी इसका जवाब देने का प्रयास करें, इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। जो भी साथी रीजनिंग का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप रीजनिंग का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की।